हेलो स्टूडेंट, एसवीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चल रहा है पठन कौशल। पठन कौशल को हम किस माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं? हमारे मौखिक और लिखित माध्यम से क्या कर रहे हैं? पठन कौशल को संचालन कर रहे हैं। तो पठन कौशल का आज देखते हैं हम सैद्धांतिक पक्ष की। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिससे इसका आगे विकास होता है, इस कौशल का विकास होता है। तो पठन कौशल में हम किस किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं? पठन कौशल में हम करेंगे कहानी है, कोई उपन्यास है, कविता है, जैसे कोई मिथक है यानी कल्पनाओं पर आधारित कोई फेंटेंसी है। तो इन चीज़ों के आधार पर क्या करेंगे, हम इनके सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा करेंगे। तो पठन कौशल में पढ़ने के सैद्धांतिक पक्ष में निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिनमें कहानी है, लोक कथाएं, पंचतंत्र, वास्तविक कहानियाँ, वैज्ञानिक जो अनेक प्रकार के उपन्यास है, जो ऐसे उपन्यास है, साहित्यिक उपन्यास है, ये क्या आ जाएंगे पठन कौशल के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत। पहला हम देखते हैं इसका सैद्धांतिक पक्ष, कहानियाँ। कहानियाँ, उपन्यास, मिथक, फैंटेसी, कविता आदि क्या आ जाएंगी इसके सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत। तो पहला हम देखते हैं कहानियाँ क्या होती हैं, कि कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं, इसके कहानी के स्तर क्या क्या होते हैं। तो कहानी में हम देखते हैं कि वाचन के अंतर्गत अर्थग्रहण की प्रक्रिया को हम एक मुख्य रूप से किन किन चीज़ों के अंतर्गत समझते हैं, यानी जो हमें किस कारण जो पढ़ने में पठन कौशल में हमें किसके माध्यम से हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं या अपने अर्थ ग्रहण को किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि कहानी शिक्षण में बालकों की मौलिकता के विकास के लिए मौखिक कहानी पाठ का आयोजन किया जाता है। बालकों में जो मौलिकता, बालकों में एक नए कौशल का विकास करने के लिए क्या किया जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो कहानी पाठ है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। अब रचना पाठों को लेते समय हम क्या करते हैं, मौखिक पाठ में छात्रों ने जो उत्तर घटनाओं को, जो घटना हम कहानी में क्या करते हैं, जो पूर्व में घटित हुई घटना के आधार पर क्या कर रहे हैं, हम कहानी सुन रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होती है कि रचना वाले भाग में क्या होता है कि उसमें मौखिक पाठ में छात्रों ने जो उत्तर घटनागत में दिए हैं, के प्रश्न दिए हैं, जो पिछले घटनाक्रम के आधार पर जो कहानी पढ़ी है उसके ऊपर उसने जो प्रश्न उनके मन में जो कल्पनात्मक प्रश्न उठे हैं, तो उनके बारे में क्या करेंगे, वो विचार विमर्श करेंगे या उन पर गहन अध्ययन करेंगे। तो उन पर चर्चा की जाए और चर्चा में जो कुछ मुख्य बिंदु उभरे उन्हें क्या करेंगे, क्रमबद्धता का ध्यान रखते हुए श्याम पट पर अंकित करेंगे। हमने कहानी में कोई प्रकरण ले लिया, जैसे ईदगाह, जो हमारी एक प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। तो इसके बारे में हम जैसे कहानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं ईदगाह, तो बच्चे क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे, पठन कौशल के माध्यम से क्या करेंगे, वो इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो अर्थ ग्रहण करेंगे तो बच्चों में क्या भावना आएगी कि इसमें एक मुख्य, वो कौन है, मुख्य पात्र हामिद। अब इसका किस पर ध्यान है, उसकी गरीबी पर। तो एक मेले में जा रहा है, मेले के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी माँ उसे कैसे भी रुपए जुटाती है, तो रुपये का वो खिलौने न खरीद कर क्या कर रहा है, एक चिमटा माँ के लिए क्या करता है, गर्म रोटी तवे से उतारते हो तो उसका हाथ जल जाता है, तो एक चिमटा खरीदता है। तो ये एक उसका बाल मनोविज्ञान, उसके है तो वो बालक लेकिन एक बड़े जैसा काम करा, उसका मानसिक विकास। तो कहानी के माध्यम से बच्चा क्या करेगा, अर्थ ग्रहण करते हुए समझेगा। तो हम क्या करेंगे, अब कहानी तो हमने जैसे मान लो सुना दी, जो पाठ में एक पाठ्यक्रम के पाठ्य पुस्तक के द्वारा जो पढ़े, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, श्याम पट पर क्या लिखेंगे, उसके मुख्य बिंदु लिखेंगे। तो शिक्षक का ध्यान किधर जाएगा कि बच्चे कितना क्या सीख रहे हैं, तो उसके माध्यम से शिक्षक क्या करेगा, उनसे प्रश्नोत्तर करेगा। प्रश्नोत्तर में अगर बच्चों का सही जवाब आ रहा है तो शिक्षक के क्या समझ में आएगा, हाँ बच्चों ने इतने हद तक अर्थ ग्रहण किया है। लेकिन जो कुछ बच्चे अपवाद स्वरूप जिनके समझ में नहीं आया, तो उन्हें क्या करेगा, दोबारा से समझाने का प्रयास करेगा। तो बच्चों को क्या करवाएगा, वो अनुकरण करवाएगा, जैसा खुद बोल रहा है वैसा उनको बोलने के लिए कहेगा। तो श्याम पट पर अंकित करेगा उसके जो मुख्य बिंदु है। बाद में क्या करेगा, छात्रों के दल बनाकर प्रत्येक मुख्य बिंदु पर कहानी रचना करने को कहेगा। अब उन्होंने तो कहानी सुना दी, मुख्य बिंदु उसने श्याम पट पर भी लिख दिया उन कहानी में, लेकिन बाद में क्या करेगा, छात्रों को क्या करेगा, जैसे हम एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में क्या करते हैं, बच्चों को अलग अलग बैठा देते हैं,
अलग अलग बैठाते हैं तो उसमें उसके क्या होती है, उनकी स्मृति पर आधारित जो उसे वह कितना क्या याद हुआ है उसके आधार पर शिक्षक क्या करेगा, उन्हें अलग अलग दल में बिठाकर क्या करेगा, उस कहानी को पढ़ने के लिए कहेगा। पढ़ने के बाद में क्या करेगा, उनके अलग अलग दल बनाकर कि इसके अंतर्गत जो छात्रों ने दल बनाकर प्रत्येक मुख्य बिंदु पर कहानी रचना करने को किया जाए तो छात्र क्या करेंगे, शव भाषा, छात्र क्या करेंगे फिर इस स्मृति पर आधारित अपने मन की भाषा का प्रयोग करेंगे। वो तो जो किताबी भाषा है वो तो शिक्षक तक सीमित है, बाकी बच्चे तो क्या करें, अनुकरण करें तो उन्हें जितना दिमाग में याद रहेगा वो अपने क्या लिखेंगे, अपनी शव भाषा कहानी में क्या करेंगे, अपनी शव भाषा का प्रयोग, यानी वो अपने मन की भाषा लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत आगे अध्यापक उनका निरीक्षण करता रहेगा और लेखन संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन देता रहेगा। अब शिक्षक क्या करेगा, उनका निरीक्षण, एक एक बच्चे जो बैठे अलग अलग जो समूह में उनके पास जाकर क्या करेगा, उनका निरीक्षण करेगा कौन बच्चा कितना लिख रहा है या कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है। तो इसके बारे में फिर उससे क्या कहेंगे, लेखन कौशल का विकास होगा इसके पढ़ने से। तो पढ़ने में उनका क्या होगा, निरीक्षण करके लेखन संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन देगा। अब उदाहरण देखते हैं कि जैसे बालकों को अधूरी कहानी देकर उसे पूरी करवाया जाए तो बालक अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से इस कहानी को पूरा करेगा और वह अपनी मौलिकता प्रकट करेगा। अब जैसे हमने कोई बालक को हिंट दे दिए कि हाँ ये बात, दो बात, चाहे हम समाज में चाहे परिवार से संबंधित हो, कोई समाज से रिलेटेड हो या हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित, जैसे कोई प्रकरण है तो उसे हम पूर्व ज्ञान पर आधारित कोई उसे बता दिया टॉपिक, अब उसे बीच में छोड़ देते हैं हम कि बताते बताते फिर बच्चों को पूछते हैं, यानी उसके बच्चे का पूर्व ज्ञान देखते हैं। तो बच्चे का पूर्व ज्ञान देखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई कहानी सुनाते हैं उसे अधूरी छोड़ दी, अब बच्चों को बोलेंगे कि आप आगे इसे पूरी करो, तो बच्चे किस आधार पर उसे पूरा करेंगे, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर। अब कल्पना शक्ति के आधार पर करेंगे तो बच्चों की उसमें क्या आएगी, मौलिकता। मौलिकता किस आधार पर विकसित हो रही है, कल्पना शक्ति पर। बच्चे उसे कौन से आधार पर पूरा करेंगे, कल्पना के रूप में कि हाँ ऐसे आगे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो सबके क्या आएंगे, स्मृति पर आधारित क्या आएंगे, अलग अलग प्रकार के उत्तर आएंगे। अब देखते हैं कि हम कहानी शिक्षण के 4 रूप हैं। हमारी कहानी शिक्षण है जो उसके 4 रूप हैं। कहानी शिक्षण के रूप, उसमें हमारा वही आ जाएगा, पहला मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक कहानी पाठ, दूसरा हमारा रचना पाठ, पहला है दूसरा है रचना पाठ, अगला है हमारा संवाद पाठ, जो संवाद के माध्यम से हम करते हैं, गहन अध्ययननिष्ठ पाठ, गहन अध्ययननिष्ठ पाठ, और अगला है हमारा संवादात्मक पाठ, संवादात्मक पाठ। अब इसमें क्या करेंगे, मौखिक कहानी पाठ में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी जो एक कहानी है, हमारे जो कहानी शिक्षण का बिंदु हम पढ़ रहे हैं, जो पठन कौशल के 4 सैद्धांतिक पक्ष है उसमें हम पढ़ रहे हैं कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो हम कह रहे हैं कि इसमें बच्चों के जो मानसिक लेवल है वो किस आधार पर होता है, स्मृति लेवल पर होता है। तो कहानी शिक्षण के 4 रूप है। तो हम सबसे पहले कौन सा रूप है, इसमें मौखिक है। हम जो पठन कौशल है हमारा, जो हमारा पाठ्य पुस्तक में हमारा जो मुख्य बिंदु हमारा जो प्रकरण है उसे हम किस माध्यम से पढ़ रहे हैं, मौखिक कहानी पाठ के, यानी हम उसकी रीडिंग मार रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं। दूसरा है हमारा रचना पाठ। अब रचना पाठ में क्या आ जाएगा कि हमने बच्चों को कितना क्या ज्ञान दिया है, तो उसके आधार पर बच्चों को क्या करवाएंगे, अनुकरण के बच्चों में फिर क्या करेंगे, बच्चों को एक मूल्यांकन करेंगे कि उसमें बच्चों ने किस हद तक ग्रहण किया, उसमें कितना कौन सा मौलिकता का कौशल कितना प्राप्त हुआ है। तीसरा है गहन अध्ययननिष्ठ। अब बच्चा क्या करता है, अगर पठन करेगा तो उसमें क्या करेगा, गहन अध्ययन। एक तो हम जैसे सामूहिक रूप में कर रहे हैं, जैसे हमारा जो सहस्वर वाचन है, तो उसमें तो हम क्या कर रहे हैं कि सभी के सामने तो इतना हमें हर जगह ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, गहन अध्ययननिष्ठ पाठ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अकेले बैठ के शांत वातावरण में गहन अध्ययन कर रहे हैं। अगला है हमारा संवाद रूप में। संवाद रूप में पाठ का क्या करेंगे हम, यदि कहानी में संवादों की प्रधानता हो तो गहन अध्ययननिष्ठ पाठ के बाद कहानी या संवादात्मक पाठ भी लिया जा सकता है। अब इसके कुछ तत्व है,
इसमें क्या है, संवाद में हम संवाद में क्या कर रहे हैं, आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उनको सुनकर क्या कर रहे हैं, अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। जैसे दो लोगों के बीच में वार्ता, जैसे शिक्षक है एक दूसरे छात्र को खड़ा कर लिया प्रश्न पूछने के लिए, तो तीसरे चौथे या जो अलग बच्चे बैठे वो क्या कर रहे हैं, उनसे सुनकर क्या कर रहे हैं, अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा संवादात्मक पाठ। अगला हम अब देखते हैं आगे कि कहानी है, जो कहानी शिक्षण के तत्व कौन कौन से, हम देखते हैं कहानी शिक्षण के तत्व। तो कहानी शिक्षण में आ जाएंगे हमारे जो शीर्षक है, कथानक है, उच्चारण है, हमारा जो उद्देश्य है, इसके अंतर्गत देश काल और वातावरण है, कथोपकथन है, पात्र और चरित्र चित्रण है, ये क्या आ जाएंगे हमारे कहानी के तत्व के अंतर्गत। कहानी के तत्व में पहला देखते हैं हम, उद्देश्य कथन है हमारा, कथानक है, शीर्षक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शीर्षक। कहानी के तत्व में मुख्य बिंदु हमारा क्या आ जाएगा, शीर्षक, जो क्या है हमारा प्रकरण। दूसरा है हमारा कथानक, पहला है हमारा शीर्षक। शीर्षक के अंतर्गत हम देखते हैं कि कहानी के शीर्षक में कहानी की विषय वस्तु और उद्देश्य को क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए, हमारी कहानी का जो प्रकरण है वो कैसा होना चाहिए, एक आकर्षक होना चाहिए, या बच्चे को ऐसा इंटरेस्टेड रुचिपूर्ण होना चाहिए कि बच्चे को क्या हो जाए, याद हो जाए, या बच्चे का ध्यान उसके ऊपर बार बार जाए। एक कहानी होती है जिसमें कि कोई बच्चे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एक ऐसी होती है कि हमें उसे क्या कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। दूसरा है हमारा कथानक, कथानक या यथावस्तु, क्रमबद्ध घटना का चित्रण, क्रमबद्ध घटना। अब क्रमबद्ध घटना क्या है, ऐसे तो है नहीं कि हम जैसे कोई एक शेर जंगल की बात करें तो एक शेर की कहानी सुनाते सुनाते हुए एक बाघ की बात करने लग जाते हैं, या फिर जैसे कोई स्कूल की बात करने लग जाते हैं। तो इसमें कहानी का कथानक क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध और सुनियोजित तरीके से कथानक कैसा होना चाहिए, इसके पाठ की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, क्रमबद्ध रूप में। अगला है हमारा पात्र और चरित्र चित्रण। अब आधुनिक कहानी में चरित्र चित्रण के महत्व में वृद्धि हुई है। अब आधुनिक और जो प्राचीन थी इसका क्या है, पात्र और चरित्र क्या होना चाहिए, पात्र व अब जो प्राथमिक स्तर पर हम देखते हैं तो पात्र कैसे होने चाहिए, छोटे, यानी जो है कम से कम संख्या में होने चाहिए। ऐसे है नहीं कि हम उसमें 5 या 10 या 20 जो पात्र हैं जो अलग अलग अपनी वक्ता के माध्यम से अपनी अपनी बात करें तो बच्चे को कितना याद रहेगा, उसे तो 1 या 2 के। तो इसमें कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आधुनिक कहानियों में तो क्या हो रहे हैं, पात्र और क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति या वक्ता है उनकी क्या हो रही है, संख्या बढ़ रही है। लेकिन जो प्राचीन कहानी उनमें क्या होता था, इनका क्षेत्र सीमित होता। तो ये क्या होना चाहिए, सीमित, यानी कम से कम मात्रा में पात्र होने चाहिए, कम से कम संख्या में। इसमें हम है कि पात्रों के चरित्र का विकास में स्वाभाविकता होनी चाहिए, इनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए, और जो चरित्र चित्रण है, वर्णन है, वार्तालाप, संकेत तथा घटनाओं आदि क्या करना चाहिए, इनको घटनाओं के माध्यम से विकसित करना चाहिए, कि इनके माध्यम से इसे क्या करना चाहिए, ये उजागर। तो पात्र कैसा होना चाहिए, स्वाभाविक, जो अपने व्यवहार से क्या करे उसका अलग ही उसमें कहानी में रुचिपूर्ण बने। अगला है हमारा कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद, ये हो गई हमारी जो वार्तालाप है, इसमें जो दो व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो वार्तालाप होती है। कथोपकथन में या संवाद क्या हो, छोटे छोटे होने चाहिए, और संवाद पात्रों के चरित्र का विकास करते हैं। संवाद क्या करते हैं, जो पात्र है उनके चरित्र चित्रण का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। संवाद भाषा शैली का निर्माण करते हैं। तो भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सरल, स्पर्शी, और यह क्या होनी चाहिए, इनका स्पष्ट तरीके से निर्धारण होना चाहिए। अगला है हमारा इसका 5वां, देश काल और वातावरण। कहानी के तत्व में अगला है हमारा देश काल व वातावरण। अब देश काल और वातावरण, कहानी जो काल्पनिक होती है, जो पूर्व घटनाओं पर आधारित जो कहानी बना रहे हैं, उनका उपयुक्त वातावरण के निर्माण के लिए देश काल की परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है। कहानी शिक्षण में क्या किया जाता है, उपयुक्त वातावरण के लिए देश काल में क्या किया गया है, अनेक पात्र और घटनाओं के आधार पर क्या किया गया है, कहानी शिक्षण का माध्यम या चित्रण किया गया है। अब कहानी के आकार के लघुता होने के कारण देश काल और वातावरण का विवरण विस्तार पूर्वक करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होनी चाहिए,
देश काल और वातावरण जो घटनाएं है उनमें क्या होनी चाहिए, संक्षिप्तता। अब क्या है, कहानी का वर्णन तो पूरे विस्तार से तो कर नहीं सकते इतना बड़े सिलेबस में, या कोई बड़ी कहानी है या उपन्यास टाइप में है, तो इसका देश काल और वातावरण जो घटनाएं हैं, जो हमारे वातावरण में जो घटनाएं घटित हो रही है वो देश काल पर हमारे देश से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित होनी चाहिए। तो उनमें क्या होना चाहिए, संक्षिप्तता और सांकेतिकता, यानी किस ओर ये इशारा कर रही है। अगला है हमारा भाषा शैली। भाषा शैली, अब भाषा शैली क्या है, हमारा कहानी शिक्षण का मुख्य बिंदु। क्यों, हम जब पठन कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला ध्यान किस पर जाएगा, भाषा पर, जो हमारे अकॉर्डिंग भाषा है या नहीं है। तो भाषा शैली में के वर्णन क्या करती है, सुंदरता लाती है पाठ्यक्रम में, तथा कहानी कहने के ढंग को कहानी की शैली कहते हैं। तो ये क्या है, कहानी के प्रवाह का आधार हो गया। तो ये लेखक का शव होती है। अब कहानी में क्या हो गया, जो लेखक कहानी लिख रहा है वो क्या कर रहा है, अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो ये लेखक का क्या बताया गया है कहानी में, भाषा को, लेखक का शव, यानी अपनी भाषा या अपनी शैली, शव यानी अपनी भाषा शैली। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, कहानी शिक्षण में ये व्यक्ति की भाषा भी हो सकती है, व्यक्ति की शैली भी हो सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति का ढंग क्या होता है, अलग अलग होता है, कहानी कहने का ढंग भी अलग अलग होता है। तो उसके आधार पर क्या रहेंगी, भाषा शैली भी अलग अलग रहेंगी। तो भाषा शैली एक ऐसी होनी चाहिए, जो हमें मातृभाषा का माध्यम दिया गया है, तो भाषा शैली भी क्या होनी चाहिए, सरल, स्पष्ट और उच्चारण में शुद्धता वाली, प्रभावशाली होनी चाहिए। जो देश काल और वातावरण है, जो हमारे पात्र हैं, चरित्र है, उनके अनुकूल भाषा शैली होनी चाहिए। भाषा की शैली कैसी होनी चाहिए, आकर्षक। तो अगला है इसमें हमारा उद्देश्य, सातवां हमारा कहानी के तत्व में लास्ट टॉपिक, उद्देश्य। अब कहानी शिक्षण में उद्देश्य का कितना क्या महत्व है कि इसमें क्या होना चाहिए, कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होना आवश्यक है। यह मनोरंजन, अब उद्देश्य कैसा हो सकता है, मनोरंजन और ज्ञानवर्धक। उद्देश्य मनोरंजन और ज्ञानवर्धक हो सकता है। अब अगला है हमारा इसमें कि जो हमारी कहानी की विशेषताएं, अब क्या देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कहानी की विशेषताएं। कहानी की विशेषताएं। अब कहानी की विशेषताओं के अंतर्गत हमारे इसमें जिज्ञासावर्धन। अब कहानी कहेंगे या कहानी बच्चे पढ़ेंगे तो कौन सी प्रवृत्ति आएगी उनमें, जिज्ञासु प्रवृत्ति। तो पहला कौन सा हो गया, जिज्ञासावर्धन। बच्चे को जब से एक अधूरी कहानी दे दी जाए तो उसे पूरी करने के लिए बोल दिया जाए तो बच्चे में क्या आएगी, अपनी मौलिकता के आधार पर कहानी का विकास करेगा। तो बच्चों में क्या आएगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति। बच्चे क्या होंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति का। दूसरा है हमारा स्व उद्देश्यता। स्व उद्देश्यता, स्व उद्देश्य में हमारी कहानी कैसी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण, जिसका कोई शीर्षक, जिसका कोई प्रकरण निश्चित हो। अगला है हमारा कलात्मकता। अब कलात्मकता हम क्या करते हैं, कोई किसी घटना के आधार पर कहानी कैसी होनी चाहिए, घटना पर आधारित, यानी घटना या पक्ष का वर्णन होता है, साथ ही गद्य में क्या करते हैं, वर्णन का रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला है हमारा लघुता, भावात्मकता। पांचवा है भावात्मकता। अब लघुता, कहानी का रूप कैसा होना चाहिए, छोटा या संक्षिप्त होना चाहिए। तो इसके माध्यम से किसी एक पक्ष को ही लिया जाता है। अब किसी एक पक्ष में क्या होती है, कहानी की विषय वस्तु केंद्रित होती है। भावात्मकता, कहानी का भाव कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण, यानी जो बच्चों के क्या करना चाहिए, अर्थ ग्रहण के साथ साथ भावों को तरंगित करने में उनकी बुद्धि का क्या कर रही है, मानसिक विकास कर रही है। इससे अगला है हमारा संघर्ष की प्रबलता और काल्पनिकता। संघर्ष की प्रबलता, सातवां है काल्पनिकता।
अब हमारी जो कहानी शिक्षण है वो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति बच्चों में कौन सी प्रवृत्ति, अब जिसमें अगर इसमें पात्र देश काल के वातावरण के आधार पर हैं तो बच्चों में क्या रहेंगी, संघर्ष के प्रबलता, उसमें क्या रहेंगी, ये अनेक घटनाओं पर आधारित रहेगी। अब घटनाओं पर आधारित रहेंगी तो बच्चे किस रूप में इस कहानी को पढ़ेंगे, कल्पना के रूप में। तो कहानी की विशेषताओं में मुख्य बिंदु कौन सा है, काल्पनिकता। काल्पनिकता में क्या होगा, कहानी कल्पना की उपज है, तथा बालकों में भी कल्पना लोक का क्या करती है, वो विचरण करती है। बालकों किस लोक में ले जाती है, कल्पना। बच्चे खुद के शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, अपनी कल्पना के आधार पर बच्चों में क्या हो रहा है, मौलिकता का विकास हो रहा है, मौलिकता का विकास हो रहा है। तो ये हो गई हमारी जो कहानी शिक्षण है। कहानी शिक्षण के कुछ सैद्धांतिक पक्ष हैं, उसमें हमारे कहानी के तत्व हैं। पहला है शीर्षक, कथानक। कथानक कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। पात्र व चरित्र चित्रणों का भी क्या है, सीमित संख्या में कम से कम होने चाहिए। अगला है हमारा कथोपकथन संवाद, ये कैसे होना चाहिए, जो पूर्व घटनाओं पर आधारित होना चाहिए। देश काल और वातावरण, जो हमारे जो वातावरण या समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका किस पर आधारित है, देश काल पर। तो इनमें कैसी होनी चाहिए, संक्षिप्तता होना चाहिए। भाषा शैली, लेखक के जो लेखक की अपनी भाषा शैली होती है तो उसे क्या बताया गया, शव। उद्देश्य होने चाहिए मनोरंजन और ज्ञानवर्धक। तो ये हो गए हमारे कहानी शिक्षण की कुछ विशेषताएं और तत्व। अगले अध्ययन में हम अगले पढ़ेंगे मिथक और फैंटेसी। तो इसके बारे में जो हमारे पठन कौशल का सैद्धांतिक पक्ष है, अगले अध्याय में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।